गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए फाइनली हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला सबसे वीआईपी क्वेश्चन हमने डील कर लिया, जिसमें हमने सीखा 14 प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल। आपको ईमानदारी से उस 14 प्रिंसिपल में, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो कम से कम 5 प्रिंसिपल्स तो ईमानदारी से विथ एक्सप्लेनेशन याद करना है, और अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट है तो कम से कम 7 प्रिंसिपल्स आपको विथ एक्सप्लेनेशन ईमानदारी से याद करना है बच्चों। हेडिंग सबके याद करने हैं, लेकिन विथ एक्सप्लेनेशन एज अ एवरेज स्टूडेंट 5 पॉइंट, और अगर आप टॉपर स्टूडेंट है तो 7 पॉइंट इनफ होगा। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आपको टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज अच्छी लग रही है तो उसके साथ चले जाइए। अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स दे दिए जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर 2, जिसे कहते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ईमानदारी से बोलिए मेरे साथ, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे कुछ बातें हैं बच्चा, याद रखिएगा। इसकी जो लैंग्वेज है वो पिछले क्वेश्चन की तरह इजी नहीं है, तो आपको याद रखना है, इसके लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहली बात आपको जो याद रखनी है और वो ये है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आखिरकार दिया किसने था। तो आपको याद रखना है हमेशा की तरह कि साइंटिफिक प्रिंसिपल देने वाले पर्सन का नाम था एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर का फुल फॉर्म है एफ.डब्ल्यू. का फ्रेडरिक विंसलो टेलर। सर क्या हमें एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा? नहीं बच्चों, शॉर्टकट लिखिए एफ.डब्ल्यू. टेलर। स्पेलिंग अच्छे से याद रखिए। यही वो पर्सन है, देखिए बहुत पुराने जमाने की तस्वीर है, उस जमाने में स्नैपचैट नहीं हुआ करता था, याद रखिएगा। साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देने वाले पर्सन का नाम था एफ.डब्ल्यू. टेलर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। कुछ बातें जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है बहुत अच्छी तरीके से, और जैसे कि कुछ कॉलेजेस में आपको पूछ सकता है कि वो स्टार्ट में क्या कर रहे थे, क्या थे, चीफ इंजीनियर थे सर, स्टार्टिंग में वो एक मैकेनिक थे, फिर वहां से वो आगे बढ़ते गए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको याद रखना है वो ये है, ये आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि he introduced his observation and experiment based on साइंटिफिक डेटा। मतलब वो जब काम करते थे तो वो हर चीज को ऑब्जर्व करते थे, और ऑब्जर्व करते 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 जो भी काम वो करते थे वो डेटा कलेक्ट करते थे, उसके बाद कोई एक अच्छा मेथड निकालते थे, उसके दम पे वो चीजों को सॉल्व करते थे। ये लाइन अच्छे से याद रखिएगा बच्चा। ये भी बहुत अच्छी बात है कि टेलर्स अप्रोच टुवर्ड्स द मैनेजमेंट टर्म्स एज साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि उन्होंने जो भी मैनेजमेंट को सोचा समझा वो साइंटिफिक मेथड के थ्रू गए, साइंटिफिक टेक्निक के थ्रू गए। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा बच्चों वो साइंटिफिक टेक्निक ही है, जहां पे हम अलग अलग साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये याद रखिए। और सबसे अच्छी बात कि फॉर दिस कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट ही इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर आपको वहां पे याद हो तो वहां पे था कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थे, और ये कौन है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो क्या क्या बातें याद की हमने? सर पहली बात हमने ये याद की कि साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देने वाले पर्सन का नाम है एफ.डब्ल्यू. टेलर। सर याद हो गया। सर इनके जो भी मेथड्स होते थे, जो भी सॉल्यूशंस होते थे वो साइंटिफिक डेटा पे बेस्ड होते थे। हाँ सर ये भी याद हो गया। अच्छा, इनके जो थॉट्स थे मैनेजमेंट को लेके वो साइंटिफिक बेस्ड थे, इसलिए इसको कहा जाता था साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, इनके थॉट्स की वजह से इनको एक टैगलाइन मिला पूरे वर्ल्ड वाइड, जिसे कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट याद रहेगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इंट्रोडक्शन में याद रखना है अच्छे से। और एक और अच्छी बात है कि टेलर्स मैनेजमेंट थ्योरी इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ भी बोल दिया, नहीं 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 सर, उन्होंने प्रॉपर पहले रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद जब एक ही जैसा रिजल्ट बार बार आया तब जाके उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए। सर कितने प्रिंसिपल्स वैसे बनाए थे? सर टोटल 6 प्रिंसिपल बनाए थे, ज्यादा नहीं, कितने? 6। और आज का टारगेट है हमारा ये 6 प्रिंसिपल हम कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने एक एंडिंग में आके बोली कि सर 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 क्या बात बोली उन्होंने, कि उन्होंने बोला कि जो भी प्रॉब्लम्स है ना, अकॉर्डिंग टू टेलर्स, प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड बाय साइंटिफिक टेक्निक्स। सर साइंटिफिक टेक्निक बार बार आ रहा है सर, है क्या? सर बहुत अच्छा है सर, वेट कीजिए, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इतने प्यारे प्यारे साइंटिफिक टेक्निक्स दिए, इतने प्यारे प्यारे साइंटिफिक टेक्निक दिए जिसकी कोई हद नहीं है। हम डेली लाइफ में बहुत सारी टेक्निक्स यूज भी करते हैं, और अगर यूज नहीं करते तो इन फ्यूचर यूज करने लायक है बच्चा। बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स है।
चलिए टॉपर्स अलर्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, टॉपर स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दीजिए। अगर आप खुद का इंप्रेशन बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फ्रेडरिक टेलर। भाई हमारे FW टेलर सर ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, अच्छे से याद करना है। डेफिनेशन का मतलब है कोई से पर्सन ने अपने वर्ड्स में जो डिफाइन किया हो उस चीज को, तो अच्छे से ये लाइन याद रखिएगा। क्या लिखा है? साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू का यहाँ पे मतलब है मैनेजमेंट, want men to do exactly and saying it that they do it in the same best and the cheapest manner। आपको मैं पहले ही बता रहा हूं बच्चा, यहां पे FW टेलर ने 2 लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट किया था किसी भी बिजनेस में। उन्होंने कहा बिजनेस में एक तरफ होते हैं मैनेजमेंट और एक तरफ होते हैं एम्प्लॉय या तो आप इसे वर्कर बोल दीजिए, ठीक है। तो एक तरफ है मैनेजमेंट, एक तरफ है एम्प्लॉय। तो उन्होंने कहा साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि मैनेजमेंट को ये मालूम होना चाहिए कि उनको आखिरकार चाहिए क्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आखिरकार क्या करवाना चाहती है वो अपने एम्प्लॉय से, किस काम को कराना चाहती है, किस स्टैंडर्ड पे कराना चाहती है, ये मैनेजमेंट को मालूम होना चाहिए। और सेम वो टेक्निक्स यूज करके साइंटिफिक आप एम्प्लॉय से सेम वही काम करवा के ले रहे हो जो आपको करवाना था, स्टैंडर्ड और चीपेस्ट मैनर में, कम पैसे में और कम टाइम पे फटाफट आपका वो काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। यह हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ने कहा, ठीक है। चलिए अच्छे से याद कीजिएगा बच्चों ये प्रिंसिपल को। आगे हम लोग चल रहे हैं बच्चा, बहुत ही अच्छी बात, हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आज पढ़ने वाले हैं। एक एक प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रिंसिपल का पहले नाम देख लीजिए। सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अच्छे से याद कीजिए, बोलिए साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नाम ही बहुत डेंजर है सर। सेकंड वाले को अगर हम लोग ध्यान देखेंगे तो क्या लिखा है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। फिर से बोलिए हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड वाले प्रिंसिपल पे अगर हम लोग चले आएंगे तो क्या लिखा है? मेंटल रेवोल्यूशन। अच्छे से याद कीजिए बच्चा। नेक्स्ट वाला क्या लिखा है? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अच्छे से याद कीजिए बच्चा, बहुत डेंजर है। फिर फिफ्थ है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर नेक्स्ट वाला है सर, अरे बाप रे, ये देखिए, ये तो नाम है कि पूरा स्टेटमेंट बना हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर द ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। सर क्या लिखा है? कुछ नहीं समझा। डोंट वरी बच्चों, मैं जैसे जैसे आपको सीक्वेंस में बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप याद करते जाइए, आपका 6 प्रिंसिपल फटाक से खत्म हो जाएगा। चलिए आते हैं प्रिंसिपल नंबर 1, हम लोग इसके ऊपर पहले टारगेट करेंगे। ये बहुत ही इजी है। क्यों सर? क्योंकि ये सेम हमारे हेनरी फेयोल की तरह ही प्रिंसिपल बनाया गया, बस वर्डिंग्स को चेंज किया गया। जैसे ध्यान देते हैं क्या लिखा है? डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर हमने कहीं तो हेनरी फेयोल में सीखा था डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ पे हम लोग क्या वर्ड सुन रहे? डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। सर आपने इसको पॉइंटर्स में लिखा, हमको भी एग्जाम में पॉइंटर्स में लिखना है। यस बच्चों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको पैराग्राफ के कंपैरिजन में अगर आप पॉइंटर्स में प्रेजेंट करते हो तो प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। ध्यान रखें, आपकी अपनी मर्जी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कोई बोलता है इन ऑर्गेनाइजेशन देयर मस्ट बी अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज। देखो मैंने पहले ही कहा ये 2 ही लोग को टारगेट करेंगे, मैनेजर एम्प्लॉय। तो पहले लाइन में इन्होंने बोल दिया कि प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए। प्रॉपर क्या होना चाहिए? डिवीजन, मैनेजर और एम्प्लॉइज के बीच में किसको क्या काम करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे सेकंड में उन्होंने बोला कि मेजर जो प्लानिंग होता है, किसी भी बिजनेस का प्लानिंग होता है, वो टॉप और मिडिल लेवल मैनेजमेंट करते हैं। यस और नो बच्चों, ये तो हमको भी मालूम है। और एम्प्लॉइज किस पे फोकस करते हैं? कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इट्स एग्जीक्यूशन। एग्जाम्पल से बात करता हूं, आप जाके सर्च कीजिएगा इसके बारे में। और रिसेंटली हमारे रिलायंस कंपनी ना, आज से 2-3 साल पहले उन्होंने कहा कि हम सोलर पैनल की फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं, क्योंकि इन फ्यूचर वो बहुत अच्छा जाने वाला है बिजनेस। तो उन्होंने अराउंड उसका बजट रखा 75,000 करोड़ का। तो मुझे बताओ बच्चों, 75,000 कोई बड़ा अमाउंट है? नहीं बच्चों, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। चेंदी, मेरे साथ बोलो कैसा? चेंदी। हाँ, एक बात याद रखिएगा बच्चा, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ऐसे अमाउंट कोई बड़े अमाउंट होते नहीं है। बस ये बात का ध्यान रखिएगा, ये बात आपके और मेरे बीच में होनी चाहिए। ये बात घर पे मत बोलिएगा कि 75,000 करोड़ चिंदी होता है।
ये तो मम्मी जो तुम्हारा चिंदी बनाएगी ना, जो तुम्हारा पोछा लगाएगी ना, वो तुम्हारे रिस्क है, ठीक है। तो 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, कंपनी सेटअप करने की बात हो गई रिलायंस कंपनी की। तो मेरा एक आपसे सवाल है, ये फैक्ट्री सेटअप करने का डिसीजन क्या रिलायंस कंपनी के वॉचमैन ने लिया रहेगा? अरे सर क्या बात कर रहे हैं सर, कैसा वो रिलायंस कंपनी का वॉचमैन कैसा लेगा? उधर का कोई सीईओ रहेगा, उधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेगा, उनका डिसीजन है। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, वही तो ये एफडब्ल्यू टेलर सर भी बोल रहे हैं कि प्लानिंग का काम होता है टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। अच्छा, उन्होंने तो फैक्ट्री का डिसीजन ले लिया, लेकिन फैक्ट्री बनाएगा कौन? मुकेश अंबानी सर बनाएंगे, अनंत अंबानी सर बनाएंगे, लेगो नहीं उठा के लेके आ रहे बाहुबली बन के। नहीं 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 बच्चों, ऐसा नहीं होने वाला। वहां पे इंप्लॉइज होंगे सर, वहां पे वर्कर्स होंगे, उनका काम है एग्जीक्यूशन करना। समझ में आई मेरी बात? कितना सिंपल लैंग्वेज में बोला गया है। आगे क्या बोल रहा है? द रिपोर्टिंग इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय देयर सुपीरियर्स। तो आप एम्प्लॉय हैं सर, आप जो भी काम कर रहे हो फटाफट उसका एक रिपोर्ट बनाए, रिपोर्ट बना के सुपरवाइजर को सबमिट कर दिए। सुपरवाइजर को सबमिट कि आज हमने ये काम किया, ये इतना काम कंप्लीट हो गया, इतना काम बाकी है, ये रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, ये सारी बातें आपको रिपोर्ट करनी है अपने सुपरवाइजर को। आगे मैनेजर का काम होता है कि वो अपने हेल्प करे, इनकरेज करे और गाइड करे। किसको ये गाइड करे? एम्प्लॉयज को, कि हमेशा हेल्प करना है। कभी भी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम आए, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना चाहिए, उसको हेल्प करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजर की। और लास्ट बोलता है इट हेल्प्स फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर एज वेल एज एम्प्लॉयज। अगर इस तरह से काम हुआ तो मैनेजर का भी काम कंप्लीट हो जाएगा, एम्प्लॉयज का भी काम कंप्लीट हो जाएगा और दोनों के दोनों अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अच्छे से याद कीजिएगा बच्चों। पहला प्रिंसिपल हमारा इसमें से खत्म हो गया। सेकेंड वाला कितना प्यारा प्रिंसिपल बोलता है, क्या लिखता है? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। प्लीज बच्चा इस स्पेलिंग को अच्छे से याद कीजिएगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि सबको मिलके काम करना है। कैसे काम करना है? मिलके। कैसे? मिलके, सबको एक साथ आके काम करना है। क्या लिखा है? दिस प्रिंसिपल एम्फसाइज ऑन म्यूचुअल कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। देखिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, बार बार ये दो लोग आएंगे। बोल रहा है कि सबके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। कॉपरेशन मतलब मिलके काम करो, झगड़ा नहीं करने का, मिलके काम करने का। आगे क्या बोलता है? मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसिडर द सजेशन गिवन बाय एम्प्लॉइज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो अगर कोई एम्प्लॉय आपको कोई अच्छे से आके कोई सजेशन देता है सर, तो एज अ मैनेजर आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी सजेशन को कंसीडर करें। क्या करें? कंसीडर करें, अच्छे से कंसीडर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉय आ रहा है, आपको कुछ सजेशन दे रहा है और आप उसको बोल रहे हो ज्यादा शाना बन रहा तू, मेरे को सिखाएगा तू, 10 साल हो गए मेरे को सिखाते हुए, तो मेरे को आके सिखाने वाला है, अपना ज्यादा दिमाग नहीं चलाने का। इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय को सजेशन दे रहा है तो आपको उसको वेलकम करना है, उसके सजेशन को मानना है। ठीक है, आगे चलते हैं सर। आगे क्या बोलता है? एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये थोड़ा आप जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे तो आपको समझेगा कि कुछ मैनेजर्स होते हैं, ज्यादा नहीं, कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ना वो हमारे गुलाम है। और इंडिया में गुलामों की कोई कमी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि 8 घंटे काम बोला है, उससे 12 घंटे काम करवा के लेगा मैं, गुलामों की तरह। फालतू की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर देना, एक्स्ट्रा आवर्स में काम करा लेना, उनका एक्स्ट्रा आवर्स का पेमेंट नहीं देना, फालतू के उसके पेमेंट कट कर देना, इस तरह की चीजें होती हैं सर। तो आपको इस तरह नहीं करना है, आपको एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट समझना है सर। आप उसको वैल्यू करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, तभी तो एम्प्लॉय काम करेगा ना सही से। चलिए आगे क्या लिखा है? द एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट शुड ट्रीट ईच अदर एज 2 पिलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कॉमन सेंस की बात है सर। कोई बिल्डिंग खड़ी हो रही है तो पिलर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स पे टिके हुए हैं। एक तरफ है मैनेजमेंट, एक तरफ है एम्प्लॉय। मैनेजमेंट के बिना एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय के बिना मैनेजमेंट नहीं है। तो दोनों को एक दूसरे का इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए। इस साइंटिफिक प्रिंसिपल में कहा गया है। ठीक है, तो आपको कॉपरेशन के साथ चलना है, नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसको अगर एक एग्जाम्पल से समझने आपको है तो आप किसी भी क्रिकेट टीम की बात कर लीजिए सर, किसी भी क्रिकेट टीम की बात कर लीजिए सर। अगर हम इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर लें तो सर हर एक को साथ में मिलके काम करना है। कोई अगर बोलेगा कि नहीं 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 मैं ही सबसे बड़ा शाना है, तो नहीं काम होने वाला सर। इंडियन टीम नहीं जीतेगी सर। मिलके काम करना है। कल के दिन जसप्रीत बुमराह सर बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं ही सबसे बड़ा शाना है, मैं विकेट लेता है तभी इंडिया टीम मैच जीतती है, तो गलत बात है सर। कल के दिन रोहित शर्मा बोलते हैं नहीं मैं ही सेंचुरी मारता हूं तभी इंडियन टीम जीतती है, गलत बात है सर। सब मिलके काम करेंगे तभी काम होता है सर। इसी को बोलते हैं कॉपरेशन करना। क्या करना? कॉपरेशन। याद रहेगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा है, थर्ड वाला हमारा बहुत ही प्यारा, राज दुलारा। इसे कहते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। क्या है? जल्दी बोलिए जल्दी जल्दी।
मेंटल रेवोल्यूशन, मेंटल मतलब पागल नहीं है रे बाबा, वो वाला पागल नहीं। यहाँ पे क्या बोला है ध्यान से सुनो। यहाँ पे सिंपल सी बात ये बोली है एफडब्ल्यू टेलर सर ने कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो माइंडसेट है, उसको चेंज करो टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, टूवर्ड्स वर्क। एग्जाम्पल आइए देखते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं तो आपको समझ में और ज्यादा। पहला, टेलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन। सीधी बात है सर, एफडब्ल्यू टेलर ने मेंटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया है तो सीधे सीधे याद हो गया। अच्छा ये लाइन देखो कितनी प्यारी लाइन है, क्या लिखा है, दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। फिर से एम्प्लॉइज फिर से मैनेजमेंट, दोनों के एटीट्यूड में चेंज करना है, दोनों का एटीट्यूड चेंज करना है। सर क्या एटीट्यूड चेंज करने की बात हो रही है, ये है सर, both should realize their equal importance in the organization। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, क्या कहा सर आपने, कि मैनेजमेंट के बिना एम्प्लॉय की कोई वैल्यू नहीं है और एम्प्लॉय के बिना मैनेजमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, और दोनों को ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए दोनों का, कि भाई मेरे बिना ये नहीं है तो इनके बिना मैं भी नहीं हूं। समझ में आया? आगे, तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं, गाना नहीं गाने का, चलो एग्जाम में ये नहीं लिखना है, ये लिखना है आपको, ठीक है। आगे, दे शुड गिव फुल कोऑपरेशन फॉर द अचीविंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट एम्प्लॉय के साथ मिलकर काम करें, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम करें, और ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स है वो अचीव हो जाए। इसको अगर एक एग्जांपल से समझना है आपको, क्लासेस की बात करते हैं। क्लासेस में एक तरफ है स्टूडेंट्स, एक तरफ है पढ़ाने वाले। पढ़ाने वाला ये सोचता है कि भाई मैं ही सबसे बड़ा पटेल है, मैं जब तक पढ़ाएगा नहीं मेरे बिना बच्चे कुछ नहीं है। गलत सोच है सर। बच्चे बोल रहे कि नहीं हमारे दम पे ही क्लास चल रहा है सर, हम नहीं रहेंगे क्लास चलेगा नहीं सर। गलत बात है, दोनों एक दूसरे की वजह से। सर क्लास है तभी स्टूडेंट ईमानदारी से सिस्टमैटिक वे में पढ़ रहे हैं, और स्टूडेंट है तभी तो क्लास चल रहा है। ये दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस में रखना है सर। अगर एक जन भी खुद को सबसे बड़ा समझने लगा तो काम नहीं होने वाला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप पैसा करेंगे तो दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट। बिजनेस की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ना तो अच्छी बात है सर। और सबसे अच्छा प्रिंसिपल अगर आपको ध्यान देना है तो क्या लिखा है सर, हार्मनी 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 हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब हमेशा सुख शांति रखो, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा नहीं होना चाहिए, हार्मनी पे फोकस करना है। एग्जाम्पल के लिए मुझे बताओ, आप एक घर में जा रहे, आप एक घर में मतलब क्या, खुद के घर में जा रहे हो, आपको घर में जाने के बाद आप नजर घुमा रहे हो कि आपके पापा का आपके चाचा का ले झगड़ा हो रहा है, कोई कोयता निकाल रहा है, कोई झाड़ू निकाल रहा है, कोई बेलन निकाल रहा है। मेरे को तो ऐसे घर अच्छा लगता है आपको? नहीं नहीं सर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ लेकिन दूसरे का बाजू, अरे सर बहुत मजा आता है, पॉपकॉर्न खड़े होके लेके खड़े हो जाते खाने के लिए। नहीं नहीं बच्चों, गलत। हर कोई चाहता है उसके घर में सुख शांति रहे, उसके एरिया में सुख शांति रहे, उसके शहर में सुख शांति रहे, और पूरे देश में सुख शांति रहे। हर कोई यही चाहता है, मतलब हार्मनी चाहता है, डिस्कॉर्ड नहीं चाहता है, झगड़ा नहीं चाहता है। तो बिजनेस में भी तो सेम चलता है। अगर एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बीच में झगड़ा होना चालू हो जाए तो कंपनी का खेल खत्म हो जाएगा वहां पे। वही बात तो हमारे खतरनाक सर बोलते हैं, एफडब्ल्यू टेलर सर बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मनी। किसके बीच में हार्मनी? वही दो लोग सर, एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट। याद रहेगा आपको। आगे क्या बोलता है, दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा सर। अगर सब लोग कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, स्टूडेंट टीचर मिलके काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट एम्प्लॉय मिलके काम कर रहा है, सास बहू मिलके काम करिए, माँ बेटी मिलके काम करे, बाप बेटे मिलके काम करे, तो कभी भी उनके बीच में झगड़ा होएगा नहीं। चलो आगे चलते हैं, क्या बोलते हैं, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट will be helpful the desired goal of the organization। मैनेजमेंट को समझना चाहिए कि एम्प्लॉइज हमसे क्या चाहते हैं, एम्प्लॉइज को समझना चाहिए मैनेजमेंट हमसे क्या चाहता है। अगर दोनों एक दूसरे की चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, दोनों एक दूसरे के वांट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, नीड्स को अंडरस्टैंड करेंगे, तो सर कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में झगड़ा नहीं होगा। गारंटेड सब अपने गोल्स को अचीव करेंगे, और गोल्स अचीव करने का मतलब ही होता है सक्सेस अचीव करना। याद रखिएगा। नेक्स्ट वाला क्या बोलता है सर, ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट द मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय ऑल्सो। कंपनी डेवलप हो रही है, कंपनी में प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, कंपनी के नए नए ब्रांचेस ओपन हो रहे हैं, सिर्फ कंपनी का तो डेवलपमेंट नहीं करना है ना सर, एम्प्लॉयज का भी डेवलपमेंट करना है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है।
चलिए आज के हमारे सेकेंड लास्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं। इजी इजी लैंग्वेजेस में है सर, और वो लास्ट ये हेडिंग ही याद करना बहुत बढ़िया काम हो गया सर। क्या लिखा है? डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज फॉर द ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। सर याद करना है, ऑफकोर्स याद करना है सर। ऑप्शन क्या है आपके पास? हाँ अच्छा, इस प्रिंसिपल में बोला क्या? इस प्रिंसिपल में ज्यादा फोकस किया गया एम्प्लॉइज को, बोला है कि टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देने के बारे में बात होगी। देखिए आज ये क्या लिखा है? बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द स्किल एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इस एम्प्लॉय। जितना ज्यादा स्किलफुल एम्प्लॉय, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस एम्प्लॉय, जितना ज्यादा एजुकेटेड एम्प्लॉय, उतना ज्यादा आपका काम जल्दी होने वाला है। जितना ज्यादा स्किल से, मल्टीपल स्किल से फटाफट काम होने ही वाला है सर। और कोई अगर फ्रेशर आपके यहाँ पे ज्यादा है तो काम आपका जल्दी नहीं होगा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, thus providing training and development program to the employees is very essential। सही बात है सर, बिना ट्रेनिंग के तो काम ही नहीं होना है। एग्जांपल आपने ट्रेन देखा है, ट्रेन वेरी गुड सर, ट्रेन देखा है। ट्रेन में वो ड्राइवर होता है सर, ड्राइवर बोलते हैं कि लोको पायलट? सर लोको पायलट बोलते हैं। वो लोको पायलट क्या लगता है, बिना ट्रेनिंग के आता है सर? अरे सर क्या आप बात करें सर, बिना ट्रेनिंग के तो सर खेल ही खत्म हो जाएगा सर। वो जो पायलट होते हैं, जो एरोप्लेन उड़ाते हैं, क्या बिना ट्रेनिंग के आते हैं? नहीं सर, कैसे बात करें, बिना ट्रेनिंग के कैसे काम होएगा? तो हर चीज में ट्रेनिंग जरूरी है ना। तो वही तो मैं भी बोल रहे हैं, वही तो FW टेलर सर बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। अच्छा, उससे क्या होगा? इसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर होता है? प्रॉफिट। अगर ऐसे हमारे पास 100 एम्प्लॉइज है जो हाईली एक्सपीरियंस है, हाईली क्वालिफाइड है, हाईली स्किलफुल है, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन गारंटीड डेवलप होने वाली, गारंटीड आगे बढ़ने वाली, गारंटीड प्रॉफिट आना ही है सर। लेकिन ऐसे मेरे पास 100 एम्प्लॉइज हैं जो अभी अभी मार्केट में, अभी अभी फ्रेशर्स हैं सर, इनको काम सीखने में टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल 5 साल इंडस्ट्री के हिसाब से, तो सर बहुत तकलीफ होने वाली है। सक्सेस मिलेगा लेकिन टाइम लगेगा सर। आगे नेक्स्ट वाला क्या बोलता है? ईच एम्प्लॉय शुड बी गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू अटेन ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। हर एम्प्लॉय को प्रॉपर चांस देना है। जैसे कोई एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय का सपना है कि सर मेरे को मैनेजर बनना है, तो उस मैनेजर बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है उसको बताओ कि भाई आपके पास इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, तब जाके हम आपका प्रमोशन करेंगे। कोई मैनेजर की पोस्ट पे, वो कंपनी का CEO बनना चाहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, तो क्या कंडीशन है, उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसके साथ भेदभाव करें, नहीं 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 आप फीमेल है, आप कैसे बन सकते हैं कंपनी के CEO? नहीं नहीं आप तो काले हैं, आप कैसे, आप तो तुम तो कलुआ हो, तुम कैसे बन सकते हो? ये गलत बात है सर। नहीं नहीं तुम डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप कैसे कंपनी के CEO बन सकते हो? नहीं, गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ताकि उनकी भी सैलरी बढ़े, उनका भी पोस्ट बढ़े और वो लाइफ में आगे बढ़े सर। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज FW टेलर सर ने बोली। और आज का लास्ट प्रिंसिपल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको है तो स्टार्टिंग में लेकिन एंडिंग में रखा सर, उसके पीछे लॉजिक है, अभी थोड़ी देर में समझ जाएगा। और प्रिंसिपल का नाम है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्या लिखा हुआ है सर? फर्स्ट, रूल ऑफ थंब डिसीजन आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजर। सर कुछ तो लिखा है, अभी कुछ नहीं समझा। टेलर इंसिस्टेड अपॉन द साइंटिफिक मेथड फॉर एवरी स्मॉल वर्क। थर्ड लिखा है, दिस प्रिंसिपल इज concerned with selecting the best way of performing job after a scientific analysis of job, not by trial and error methods। फोर्थ लिखा है, स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी डिफाइंड बाय द मैनेजर। क्या बोले सर? कुछ नहीं समझा, अभी थोड़ी देर आते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी काम को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं तो हर एक का पढ़ने का तरीका अलग होता है। जैसे कि सर कोई स्टूडेंट ऐसे ही है कि बुक को ऐसे देखता है, 1 बार पढ़ता है, 2 बार पढ़ता है, उसको याद हो जाता है, उसका मेथड अलग है। कोई बच्चा है ऐसा लिखते हैं, उसको देखते हैं और उसको लिखते हैं, देखते हैं लिखते हैं, देखते हैं लिखते हैं, 5 बार लिखा याद हो जाता है। होते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसे होते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक FW टेलर, हेनरी फेयोल, रट्टा मारू तोता वाले टाइप होते हैं। बहुत डेंजर लोग होते हैं सर। कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं। सबका अपना अपना मेथड है, सबका अपना अपना क्या है, मेथड। कुछ लोग उससे भी डेंजर होते हैं, एग्जाम से 1 दिन पहले बुक खोलते हैं सर, उनको कुछ नहीं समझ में आता, टेंशन है, रात भर चिढ़ बनाते हैं सर। चिढ़ बनाने के बाद ले इधर लिख के आते, इधर लिख के आते, बेल्ट में छुपाते, पीछे छुपाते, ऐसा करके आते सर। बहुत डेंजर बच्चे, सबका अलग अलग मेथड है। हमारे जो FW टेलर सर है वो बोलते हैं हर काम को करने का अलग अलग मेथड होता है। तो कोई भी काम करने से पहले, FW टेलर सर बोल रहे हैं, उसके ऊपर पहले एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के बाद आप वो मेथड सेलेक्ट करो जिसमें टाइम कम लगे, आपका कॉस्ट कम लगे आपका। ठीक है, कॉस्ट कम लगा आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आप ट्रायल और एरर मेथड पे मत जाओ कि भाई आपका जो मन कर रहा है वो मत करो, पहले एनालिसिस करो, तब जाके आप हर जगह आपका काम सही से कंप्लीट हो पाएगा। एग्जांपल मुझे बताइए बच्चों,
आप KFC में गए रहेंगे, किसी न किसी रेस्टोरेंट में गए रहेंगे, रेस्टोरेंट में जो पर्सन होता है, जो शेफ होता है, क्या वो हर बार चीजों को बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज करता है? नहीं बच्चा, उसका स्पेसिफिक एक स्टैंडर्ड बन चुका है। आप KFC में चले जाइए, मैकडॉनल्ड्स में चले जाइए, वहां पे जो भी चीजें मिलते हैं उनका स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बन चुका है, स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स बन चुके हैं, स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक प्रोसेस है कि कब क्या चीज कितने टेम्परेचर पे ऐड करनी है, कितने मिनट तक खाना बनाना है, कब गैस को बंद कर देना है, कब चालू करना है, ऑयल को कब तक बॉईल करना है। सब चीज का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। वो अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रॉपर उसके ऊपर पहले एनालिसिस हुआ है। इसको और एक एग्जांपल, बेहतर एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन पहले उसके पहले एक एक लाइन को समझते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपका जो डिसीजन होना चाहिए वो पर्सनल जजमेंट पे नहीं होना चाहिए। प्लीज याद रखो, पर्सनल जजमेंट पे नहीं काम करना है। उसके बाद बोला है कि हर एक चीज में साइंटिफिक मेथड्स यूज करने हैं, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा, हर जगह साइंटिफिक टेक्निक। और उन्होंने बोला कि आपको सेलेक्ट करना है बेस्ट वे, कोई भी काम को करने के लिए बेस्ट वे आपको सेलेक्ट करने का है साइंटिफिक एनालिसिस करने के बाद। ट्रायल और एरर मेथड यूज नहीं करना। ट्रायल और एरर मेथड मतलब चलो इससे करके देखते हैं, रिजल्ट आया तो ठीक, नहीं आया तो अगला मेथड यूज करेंगे, इससे भी नहीं आया तो अगला मेथड। ऐसा हरकत नहीं करना है। आपको पहले एनालिसिस करना है, बेस्ट मेथड को सेलेक्ट करना है, उसके बाद ही काम चालू करना है। इससे आपको स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम और स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी डिफाइंड। पहले से हमको मालूम पड़ना चाहिए कि इतने टाइम पे हमारा काम हो जाना चाहिए और इतने टाइम में इतना काम होना ही चाहिए। एग्जाम्पल समझिए बच्चों, मान लीजिए आप कहीं चले गए हैं, डॉक्टर आपने देखा रहेगा, ऑपरेशन थिएटर्स आपने देखे रहेंगे, ऑपरेशन होते हुए मूवीज में देखा रहेगा, कहीं ना कहीं देखा रहेगा। तो उनके पास ना बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, देखा रहेगा आपने, मास्क लगाए हुए होते हैं, ग्लव्स लगाए हुए होते हैं सर, उनके पास कैंची होता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। यस सर नो बच्चा, देखा है आपने? हाँ हाँ सर हमने देखा है। मुझे बताओ, किसी की हार्ट सर्जरी हो रही है तो डॉक्टर एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करता है कि नहीं? कि भाई जो पेशेंट है पहले उसको बेहोश कर दिया जाता है सर, हर चीज को ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है, एक एक इंस्ट्रूमेंट ला के रखा जाता है, फिर कट करने के लिए बरोबर उनके पास एक चाकू रहता है, बरोबर उससे कट किया जाता है। हर चीज का एक स्टैंडर्ड फॉलो होता है। बोलो यस, हाँ सर हमने भी देखा एक स्टैंडर्ड फॉलो होता है। मुझे बताओ, अगर कोई डॉक्टर बोले ना 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 आज मैं अलग तरीके से करूंगा, आज मैं कट करने के लिए घर की चाकू लेके आया हूँ, मैं आज कट करने के लिए वो मटन काटने वाले, चिकन काटने वाले जो चाकू रहते हैं वो लेके, एक ही बार में मारेगा, एक ही बार में दिल निकाल के बाहर से मस्त रिपेयर कर देगा उसको। तो कितना इलॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? यस बच्चों, यही बात तो FW टेलर सर ने कहा। उन्होंने कहा कि हर चीज में साइंस को लेके आओ, रूल ऑफ थंब को मत लेके आओ। हर चीज का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, उस प्रॉपर प्रोसेस को ही आपको फॉलो करना है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिल पाएगा बच्चों। आप अपने स्टडी को इससे कम कंसर्न कर सकते हैं, आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि आप अगर ईमानदारी से रोज का रोज पढ़ रहे हो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के साथ, कि भाई पहले हमको पढ़ना चाहिए, पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए, अंडरस्टैंड करने के बाद लिखना चाहिए, लिखने के बाद टेस्ट देना चाहिए, टेस्ट में जो गलती है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। अगर ये स्टैंडर्ड प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये 6 प्रिंसिपल कोई बड़ी बात नहीं है बच्चा। ईमानदारी से आप एक एक प्रिंसिपल का पहले हेडिंग याद कीजिए, फिर उसके जो पॉइंटर्स है उसको याद कीजिए। रोज का अगर आप एक प्रिंसिपल याद करेंगे, याद कीजिए लिखिए, याद कीजिए लिखिए, तभी आपको आपकी गलती मालूम पड़ने वाली है बच्चा। 6 के 6 प्रिंसिपल है, 6 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ईजी है। इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, जिसका नाम है साइंटिफिक टेक्निक्स। बहुत अच्छी टेक्निक्स है, बहुत प्यारी प्यारी टेक्निक्स है, एग्जाम में ऐसे ही ट्राई कीजिएगा लिखने के लिए, ठीक है। आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और किसी सब्जेक्ट पे आपको कोई डाउट है वो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए।